नमस्कार दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के युरांगो देश से उड़ान भरता है, जिसको चिली देश में सैंटियागो कैपिटल में पहुंचना था। इस प्लेन में बैठे थे रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे थे उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर थे, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स। ये फ्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इनको एंडीज की पर्वत की पहाड़ियों को पार करना होगा। लेकिन ये आगे चलकर मौसम खराब हो जाता है। इस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में अर्जेंटीना में मेंडोजा सिटी में एयरपोर्ट में लैंड कराया जाता है। इस फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अभी भी मौसम बहुत ख़राब था। और अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट को जो पायलट हैं पहले 29 बार उड़ान भर चुके हैं। इस वजह से उसे पूरा आइडिया था कि उन एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पे फिर से उड़ान भरता है। यहाँ से सैंटियागो में पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि 1 घंटे बाद वह सही सलामत सैंटियागो पहुँच जाएंगे। ये प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम खराब हो जाता है। इस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन की मशीनों पर डिपेंड था। अब पायलट को पता था कि वह 1 घंटे में सैंटियागो में पहुंच जाएंगे, इसलिए वह अपनी लोकेशन को ट्रैक करते हैं। और 1 घंटे बाद जब उसे लगा कि एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट से एटीसी से प्लेन में लैंड कराने की परमिशन मांगी। तो एटीसी ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। तो पायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर डिपेंड था, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट ने कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट की एल्टीट्यूड पर ले आओ। 13:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे स्लो करने लगता है। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी एंडीज की पहाड़ियाँ ही चल रही हैं और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी ही पायलट ने प्लेन को फिर से ऊपर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उड़ाते उड़ाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी में टकरा जाता है और उससे टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की जो सीटें थी यात्री सहित हवा में उड़ जाती हैं और 3 यात्री हवा में उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव से प्लेन का राइट विंग भी टूट जाता है, जिस वजह से प्लेन में डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से प्लेन की दूसरी विंग भी टकराती है और वह भी टूट जाती है। और अब केवल प्लेन के फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन में पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन में पायलट तुरंत मारे जाते हैं 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बहुत जख्मी हालत में हैं और इन्हें ये भी नहीं पता था कि वो इस समय कहाँ हैं। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी भी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है और इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था और उधर अंधेरा होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर रात में -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को सर्च कर डाला, लेकिन इन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है और 11 जहाज उन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर नहीं आ रहा था और बचाव दल के जहाज सर्वाइवर के ऊपर उड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्हें नीचे नजर नहीं आ रहे थे। और 15 अक्टूबर उस दिन भी कुछ ऐसा हाल रहता है, लेकिन बचाव दल इन्हें ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। अब इन सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। हेल्प कब तक आएगी, ये कहा नहीं जा सकता। इस वजह से वह प्लेन में प्रेजेंट चीजों से सर्वाइवल की टेक्निकल बनाने लगे। धूप से बर्फ पिघलाकर बूंद बूंद करके पानी की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को नामो पराडो कोमा से जाग उठता है और जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी मां खत्म हो चुकी है। और उधर 8 दिनों बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से सर्च ऑपरेशन 2 महीनों के लिए स्टॉप कर दिया जाता है। ऑफिसर को ये लगा कि इन 8 दिनों के बाद सारे पैसेंजर की और डेथ हो चुकी होगी। इस वजह से उनकी मुर्दा बॉडी को 2 महीने बाद खोजकर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। और सर्वाइवर के पास एक ही ऑप्शन था, वो करना था इतिहास के कभी भी किसी ने नहीं किया था,
जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाएगी। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपनी फैमिली मेंबर्स की, जिनके साथ कभी खेले कूदे, उन यारों दोस्तों के साथ मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था, इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं था। वह रात को ठंड से बचने के लिए टूटे फूटे प्लेन के अंदर ही सोते। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक और झटका दे दिया। वह रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ में बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। वह इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने उनके टूटे प्लेन में आसानी से चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर बर्फ भी घुस चुकी थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 लोगों ने अपनी दम तोड़ दी। और क्रैश के 33 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी इनकी नज़र प्लेन के अंदर दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, उन्हें वही दिखाई देता है। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्हें उसमें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों के बाद आज की रात ये उनके लिए सबसे अच्छी रही। क्रैश के 59 दिनों के बाद यानी 11 दिसंबर को एक और एडवांस आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या सिर्फ 16 रह जाती है। और अब ये तीनों नौजवान कनेसा पराडो और विजिस्टेन बिना किसी गियर के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों वेस्ट साइड की ओर चलना शुरू कर देते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि किस दिशा में ये जा रहे हैं, उसमें कोई इंसानी बस्ती मिल पाएगी। और लगातार 9 दिनों के बाद चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों से इन्होंने पहाड़ के 61 किलोमीटर में हाइकिंग की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने उनसे हेल्प करने के लिए कहा, लेकिन वो लोग टमारो बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल पाई। लेकिन अगले ही दिन वो विलेजर फिर से आता है और एक पत्थर में कागज को और पेन लपेटकर नदी के दूसरी साइड पर फेंकता है। और नाडो पराडो ने पेन कागज उठाकर जो भी घटना हुई थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस विलेजर ने उस पेपर को पढ़ा तो वह सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिनों पहले प्लेन क्रैश हुआ था और इस एरिया में भी पूछताछ के लिए लोग आए थे। लेकिन वह हैरान था कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं। वो आदमी जल्द से जल्द सिटी गया और आर्मी कमांडर के साथ इस इंफॉर्मेशन को बताया और जल्द ही चिली की एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर नाडो पराडो को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर जाते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों बाद सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही जिंदा बचे हुए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अपने लोगों तक जरूर शेयर करिएगा और साथ में लाइक और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।